नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण ढिल्लन और आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ पावर ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। चक्रवर्ती ब्याज की क्या ताकत है। देखिए, चक्रवर्ती ब्याज को, कंपाउंड इंटरेस्ट को आठवां अजूबा कहा गया है दुनिया का। और वो क्यों कहा गया है वो आज आप समझेंगे। ये मेरे साथ हुआ क्या कि मेरा एक दोस्त था जिसने मेरे पास ये जो आप फोटो देख रहे हैं वो मेरे पास व्हाट्सएप पे भेजी। उसने लिखा था कि मेरे पास एक ऐसा आया है कि किसी ने मेरे पास ये फ़ोटो भेजी है और उसने मेरे से बोला है कि इसका इंटरेस्ट निकाल के दे। तो उसने मेरे पास भेज दिया, मेरे दोस्त ने। तो उसने कहा कि तू निकाल के दे मेरे को। चल, मैंने कहा चल मैं निकालता हूँ। तो उसने बताया मेरे को डिटेल से कि क्या हुआ कि 102 साल पहले किसी ने, जैसे कि आप देख रहे हैं उसके पीछे पुराना कागज़ लगा हुआ है, ये किसी का मैप वगैरह है। तो उसने बताया कि कोई पुरानी बही मिली है और उसमें गांव में ही दो बंदों ने आपस में लेन देन की थी कि मान लीजिए ए और बी थे। मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा किसी का। ए और बी बता देता हूँ मैं। ए और बी दो बंदे थे। ए ने बी से 150 रुपये ब्याज के ऊपर ले लिए गांव में। और उन बातों को 102 साल हो गए और इंटरेस्ट रेट था, मंथली था, वो था 1 रुपये 25 पैसे का, जो आप देख पा रहे हैं। और तो उन्होंने बताया कि आप मेरे को टोटल अमाउंट और इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ब्याज के साथ कैलकुलेट करके बताओ। मैंने कहा चलो करते हैं। तो मैंने हाथ से ना करने के बजाय मैं टेक्नोलॉजी के ऊपर ज़्यादा विश्वास करता हूँ। टेक्नोलॉजी से काम करना मेरे को ईजी लगता है और आसान लगता है और परफेक्ट होता है। तो मैंने सर्च किया तो मुझे एक ऐप मिला। देखिए मैं चलता है दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखिए आप, फाइनेंशियल कैलकुलेटर। तो इस ऐप से आप फाइनेंशियल हर प्रकार की जानकारी ले सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। मेरे को ये मिला वहाँ पे। आप इसमें ईएमआई वगैरह कैलकुलेट, एफडी वगैरह का, आरडी वगैरह का, पीपीएफ, प्रोविडेंट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, एसएससी, सुकन्या समृद्धि अकाउंट, हर चीज़ की जो गवर्नमेंट स्कीम है वो भी, पोस्ट ऑफिस की स्कीम में हर चीज़ मिल जाता है। म्यूचुअल फंड वगैरह की, रिटायरमेंट की जितनी फंड हैं, नेशनल पेंशन सिस्टम, सब की डिटेल इसमें मिल जाती है। क्या इंटरेस्ट रेट है, सब डिटेल मिल जाती है। अपडेट होती रहती है ये ऐप बार बार। तो ये ऐप मैंने ली थी, परचेज करना पड़ा था मुझे, खरीदनी पड़ी थी प्ले स्टोर से, और मुझे 100 रुपये मिली थी। अब इसकी कीमत बढ़ गई है, शायद 250 रुपये की आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। अब डाउनलोड करना चाहें तो देख लीजिएगा। एक फाइनेंशियल कैलकुलेटर इंडिया आता है, वो ऐड के साथ रहता है। उस पर ऐड आती रहती हैं, वो परेशान करती हैं और उस पर बहुत सारे ऑप्शन काम भी नहीं करते। तो वो फ्री होता है, लेकिन आप प्रो लेना चाहेंगे तो आपको पेड मिलेगा। 250 रुपये के समथिंग है। अब पता नहीं रेट क्या है, मैंने अभी ध्यान नहीं दिया है काफ़ी दिन से। तो मैंने ये ऐप डाउनलोड की, यहाँ से मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला। हुआ क्या कि 150 रुपये थे, लमसम अमाउंट थी। रेगुलर डिपॉजिट्स तो किए नहीं, यानी कि हर महीने तो देता नहीं रहा वो। जो ए ने बी से लिए थे पैसे, तो उसने बी ने लगातार थोड़ी दिए थे हर महीने। एक बार डिपॉजिट कर दिए, एक बार दे दिए थे 150 रुपये, उसके बाद कुछ नहीं दिया। 102 साल उसको हो गए दिए हुए। ठीक है। रेगुलर डिपॉजिट का मतलब होता है कि मंथली कुछ देते रहना। ओके, वो सिस्टम नहीं हुआ उनके बीच में। क्या था ये, एनुअल इंटरेस्ट रेट। ओके ओके, इसको नहीं करना अभी। टर्म डालनी है, मैं टर्म था 102 साल, लेकिन ये कैलकुलेटर 100 साल का ही कैलकुलेट करता है। मैं एक बार 100 साल डालता हूँ इसमें, 2 साल का इसके बाद करेंगे। और एनुअल इंटरेस्ट रेट, वार्षिक ब्याज दर, देखिए वो मंथली थी 1.25 रुपये सैकड़े के हिसाब से। 1 रुपये 25 पैसे, 1.25 रुपये सैकड़े का ब्याज था। तो अगर उसको ईयरली काउंट करते हैं तो ब्याज बनता है 15% का। कैलकुलेट करके देख सकते हैं। 2 रुपये सैकड़े का 24% ब्याज बनता है। 1 रुपये सैकड़े का अगर ब्याज बनता है तो 12% का होता है। ठीक है। तो 2.25 रुपये के हिसाब से था, तो 15% का कैलकुलेट होता है, वो ब्याज बनता है। तो चलिए मैंने ये कैलकुलेशन कर दी। आप देखिए अब कितना अमाउंट हो गया 100 साल में। सिर्फ 150 रुपये थे। सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 17,61,47,000 रुपये 100 साल में बन गए। कुछ नहीं किया, सिर्फ 150 रुपये दिए थे, कुछ नहीं किया। और वो जो चीज़ थी ये उन्होंने बही में लिख रखी थी।
अब भई में लिख रखी थी, यानी कि आप देखो गांव में एक भई होती थी जिसमें इस प्रकार के लेन देन लिखा जाता था जो कि लीगल माना जाता था। अगर भई में लिखा हुआ है तो आज के दिन कोर्ट के अंदर पर नोट वगैरह आ गए हैं, पहले भई का सिस्टम चलता था और वो लीगल माना जाता था। तो उन्होंने कहा भई में लिखा हुआ है। अभी उनका कहना था कि ए ने बी से लिए थे, अब बी बोल रहा है कि मेरे को उनका ब्याज के साथ पैसा रिटर्न चाहिए ए से, क्योंकि मैंने ब्याज पे पैसे दिए थे। चलिए अभी तो मैंने 100 साल का ही कैलकुलेट किया है, अभी 2 साल का और करते हैं। 17 61 47, देखिए 2 साल का और करते हैं। अब 100 साल में कितनी अमाउंट हो गई हमारी? 17 61 47 017.61। अभी एनुअल इंटरेस्ट रेट तो सेम चल रहा है, ब्याज दर तो उन्होंने बढ़ाई नहीं घटाई नहीं। अब 2 साल का और कैलकुलेट कर लेते हैं। तो भाई साहब ये अमाउंट हो गई 23,29,54,430 रुपये। उनके पूर्वज एक ए और बी के पूर्वज आपस में दे के गए थे। बाद में उनका आपस में जब ये भाई सामने आई, उनके मतलब बेटे के सामने आई होगी, पोते के सामने, उनके पोते या बेटों के सामने जब ये भाई आई तो उन्होंने बताया कि ये केस है। तो उन्होंने बोला कि अब हमें कैलकुलेट करके ये 23,29,54,000 रुपये, 54,430 रुपये चाहिए ए से। ए पार्टी हो गई, एक बी पार्टी हो गई, तो कह रहे हैं कि अब उनसे चाहिए ये पैसे। तो देखिए कैलकुलेशन तो बिल्कुल परफेक्ट है और बही में लिखा है तो भी जायज़ है, लेकिन ये पैसे दिए नहीं जा सकते। इसके पीछे कारण था क्योंकि उस समय का रूल था कि उस समय क्या अभी भी गांव में लेन देन होता है, जब ब्याज पे पैसे लिए दिए जाते हैं तो अभी भी वो रूल है कि हिसाब छाटना होता है, हमें हिसाब करना होता है 6 महीने में या साल में। अगर वो हिसाब नहीं करते हैं समय के ऊपर तो उसकी क्या कहते हैं कि म्याद गल जाती है, मतलब एक्सपायरी हो जाती है उसकी। जो अमाउंट होती है, जो ब्याज पे लिया होता है पैसा, उसकी एक्सपायरी हो जाती है, उसको लीगल नहीं माना जाता। तो इस कंडीशन में भी वही हुआ कि उन्होंने हिसाब नहीं छाटा उस 150 रुपये का, और हिसाब न छाटने की वजह से उनकी म्याद गल गई, वो उनके एक्सपायरी हो गया और उसकी वजह से वो पैसे नहीं दिए जा सकते। ठीक है, ये इनके केस में हुआ। इस चीज़ को देख के मेरे दिमाग में मतलब हलचल हुई। मैंने सोचा कि अगर ऐसा हो कि 1 रुपया मैं जमा करूं हर महीने और 15% का इंटरेस्ट रेट मेरे को लग जाए और मैं भी 100 साल के लिए जमा कर दूं, तो मेरे को क्या मिलेगा 100 साल के बाद? देखिए आपको दिख रहा है 10,27,52,000 रुपये। 1 रुपये हर महीने जमा करने से साल भर में 36 रुपये बनेंगे। और कैलकुलेट करके मैं बता देता हूँ, पूरी साल में 36 बने तो कैलकुलेटर कहाँ है, 100 साल में 3600 बन जाएंगे। 36 गुना में 3600 रुपये आपने जमा किए, 3600 प्लस में एक जो आपने लमसम में डाला है, ठीक है, 3601 हो गए। और 3601 रुपये का आपको अरे हाँ 3600 कहाँ बनेगा, आपने महीने का एक डाला ना, 3 थोड़ी डाल रहे हैं, मैं 3 के हिसाब से कैलकुलेट करें, 1201 रुपये बनेगा। टोटल डिपॉजिट आप करेंगे 1201 रुपये, और आपके 1201 रुपये का आपको मेच्योरिटी अमाउंट कितना मिलेगा, ये देखिए आप 10,27,000। लेकिन वही बात है कि म्याद गल जाएगी, एक्सपायरी हो जाएगी अगर हिसाब नहीं छाटेंगे तो। देखिए भाई साहब, वो होता है गांव में या फिर लोकल में, अपने लोकल मार्केट में पैसे का लेन देन होता है, उसमें अगर आप किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हो जिसमें हिसाब छाटने की ज़रूरत नहीं होती है, वहाँ पे ये चीज़ नहीं काम करती। जैसे कि आपने ईपीएफ में लगा दी, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, पीएफ का नाम सुना होगा ना,
दो पीएफ होते हैं, एक तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड और एक एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को सिर्फ कोई भी एम्प्लॉय ही उस अकाउंट को ओपन कर सकता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड कोई भी ओपन कर सकता है। ठीक है, तो सबसे सिक्योर और सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की मानी जाती है, वो होती है 8.5। 8.5 की है इसकी इंटरेस्ट रेट आज के दिन। तो उसके हिसाब से भी आपकी ये अमाउंट बनती है। देखिए मैं आपको इसका इंटरेस्ट रेट दिखा भी देता हूँ। पीपी ऑफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड, और इसकी इन्फो में जाएंगे। इन्फो में जाके इसकी नॉमिनीज, प्री मेच्योरिटी, एक्सटेंड अकाउंट ट्रांसफ़र, मेच्योरिटी, विड्रॉ लोन, इंटरेस्ट रेट, यहाँ पे आप चेक कीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं करंट एनुअल इंटरेस्ट रेट पीपीएफ, ओ सॉरी ये पीपीएफ की है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। मैं ईपीएफ की बात कर रहा हूँ जो सबसे ज़्यादा है फ़िलहाल। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो है ईपीएफ, हाँ ये एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। इसमें आप इन्फो में जाइए और यहाँ पे आप चेक कीजिए कि इंटरेस्ट रेट क्या है। देखिए ये रही, हाँ ये देखिए 8.5 सबसे ज़्यादा बताई जा रही है फ़िलहाल ये। इससे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट कहीं नहीं है। आप एफडी करवाएंगे, एफडी में भी 5.1 मैक्सिमम 6 तक जाता है सभी बैंक, कोई भी बैंक उठा लीजिए आप, मैक्सिमम 6 तक जाएंगे हर बैंक। तो ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मानी गई है। अगर बैंक की देखी जाए तो लगभग 4% के समथिंग सारे बैंक आसपास ही हैं, 4% के जो बैंक ब्याज दे रहे हैं। आपने बैंक में अमाउंट डाल दिया कुछ भी, उसका 4% ब्याज मिलेगा आपको। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ईपीएफ की मानी जा रही है। अगर आप ईपीएफ में पैसा डालते हैं तो देखिए ईपीएफ का क्या कैलकुलेशन आया है आपका। देखिए मैं अभी दिखाता हूँ आपको। ओके कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर 1 रुपये डालते हैं आप और हर महीने 1 रुपये डालते जाते हैं और इंटरेस्ट रेट आपका 8.5, क्योंकि ईपीएफ का यही चल रहा है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का जो इंटरेस्ट रेट है टर्म 100 साल तक। और ये आप किया कैलकुलेट और आपकी अमाउंट बन गई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 5,18,000 रुपये। 5,18,000 रुपये आपके 1,200 रुपये डालने से बन रहे मात्र। ठीक है, अगर आप बिल्कुल सेफ इन्वेस्ट करते हो, कोई झंझट नहीं है। ईपीएफ किसी का कोई वो नहीं करता, किसी मतलब अनसेफ का यहाँ पे सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपका यहाँ पे पैसा 1% भी अनसेफ है। पूरा का पूरा सेफ अमाउंट है यहाँ पे। आपने जो इन्वेस्ट किया वो पूरा का पूरा सेफ है, कोई अनसेफ का मैटर ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, 1 रुपये इन्वेस्ट करना है, सिर्फ 1 रुपये आप अपने ईपीएफ में डाल रहे हैं, सिर्फ 1 रुपये। उसी के हिसाब से 1,200 रुपये दे के आप 100 साल में, देखिए आप ये भी बोलेंगे आपकी 100 साल किसी ने देखे, अरे भाई 100 साल आप नहीं जिएंगे, आपके बेटे, आपके पोते वो तो हैं यहाँ पे। आपके बाद इस अकाउंट में पैसे वो डाल सकते हैं, इस अकाउंट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने नाम के ऊपर, आपके नाम से हटा के। आप मान लीजिए 70 साल तक जिए, 70 साल तक आपने इन्वेस्ट किया, 70 साल तक आपने 44,000 रुपये उनको करके दे दिए। 1 रुपये डालना है आपको, 841 रुपये डाल के आपने 44,700 कर दिए। अब 70 के बाद 30 साल तक, 70 के बाद उनके अकाउंट में डाल दीजिए पैसे और उनको बोलिए ये काम करने के लिए आप कंटिन्यू रखो इस चीज़ को। तो क्या होगा, 100 साल वो कंप्लीट कर देंगे। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? ठीक है, ये तो आपके एक छोटी सी मेच्योरिटी अमाउंट लग रही है। अभी मैं गेम दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे एनुअल इंटरेस्ट रेट जो है 8 की लेके चला था मैं, जो बिल्कुल सेफ है, कहीं पैसा नहीं जानेगा। लेकिन इसके अलावा इससे बेहतर एक और भी ऑप्शन है जो आपको इससे बेहतर इंटरेस्ट रेट दे सकता है, और वो है म्यूचुअल फंड। लेकिन लोग म्यूचुअल फंड से डरते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी टैगलाइन है कि ये शेयर मार्केट के अधीन है, शेयर मार्केट के पैसे घटे तो इसमें भी पैसे घटेंगे, शेयर मार्केट अप जाएगा तो पैसे इसमें बढ़ेंगे, शेयर मार्केट गिरा तो पैसे गिरेंगे। तो चलिए अब शेयर मार्केट का एक बार हाल देख लेते हैं। भाई शेयर मार्केट का क्या रहा है, क्या उसका सिस्टम है भाई साहब, शेयर मार्केट का भी तो पता होना चाहिए हमें।
मैं यहाँ पे इकट लॉजिस्टिक मत खुल भाई, यहाँ पे मैं निफ्टी डालता हूँ, निफ्टी का रिकॉर्ड देखता हूँ, मैं पुराना रिकॉर्ड देखता हूँ। ये एक दिन का आज का है ये, मैं इसको डाल देता हूँ। कितने साल का देखना है मेरे को भाई साहब? खुल जा, नेटवर्क की प्रॉब्लम है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है। देखिए नीचे ओपन हो जाएगा उसके बाद शायद, हाँ 1 साल का देख सकते हैं, 5 साल का देख सकते हैं, अधिकतम मैक्सिमम देख सकते हैं। मैं इस पर अधिकतम पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे रिकॉर्ड इसने दिखा दिया 1999 से लेके अब तक का। देखिए भाई साहब, इस दौरान 2008 में एक बहुत बड़ी गिरावट आई थी शेयर मार्केट में। उसके बाद 2020 में बहुत बड़ी गिरावट आई है, आधा शेयर मार्केट गिर गया था, आधे। यानी कि जो निफ्टी इस समय पे 12-13 हज़ार के समथिंग चल रहा था, वो लगभग 7 हज़ार के आसपास चला गया था। तो तगड़े तगड़े यहाँ पे मतलब गिरावटें दर्ज हुई हैं, तगड़ी तगड़ी। उसके बावजूद भी 1999 से लेके 1999 से लेके और 2021 तक 20 तक लगभग 20-21 साल हुई हैं। 20-21 साल में आप देख रहे हैं, मैं 100 साल का कैलकुलेट कर रहा हूँ, अरे दिखा रहा हूँ आपको 20 साल का ही सिर्फ, नहीं तो अगर मैं ज़्यादा दिखाऊँ तो इससे ये पीछे का रिकॉर्ड उठा नहीं रहा। जब से स्टार्ट हुआ था निफ्टी तो यहीं से स्टार्ट हुआ था, निफ्टी का नहीं। चलिए सेंसेक्स का देखते हैं, सेंसेक्स का देखते हैं। सेंसेक्स का देखते हैं, इसका पुराना रिकॉर्ड मिलेगा क्योंकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का है। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पहले बनी थी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से, क्योंकि निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का वो है, इंडेक्स है। और ये सेंसेक्स जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पुरानी है, देखिए आप देख सकते हैं। इसमें हम देखते हैं अधिकतम, इसमें शायद आपको पुराना रिकॉर्ड भी दिखा दिया जाएगा। अभी समय ले रहा है खुलने में। अभी आज के दिन में 66 मतलब पॉइंट डाउन गया है। खुल जा भाई, खुल जा। यानी कि 0.13% आज जो है सेंसेक्स गिरा है। तो ये उतार चढ़ाव होते रहते हैं। मैं आपको मैक्सिमम समय का दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मेरा नेटवर्क थोड़ा सा डाउन है, हाँ अधिकतम कर देता हूँ मैं यहाँ पे। सेंसेक्स का अधिकतम कितने साल का आता है अभी देख लेते हैं जी। सेंसेक्स 1986 से लेके अब तक का देखिए। यहाँ पे 1992 में एक स्कैम हुआ था जिसको नाम दिया गया था हर्षद मेहता स्कैम। अब वो सच्चाई का देखिए आप, अभिषेक बच्चन की मूवी आई है एक, उसमें आप देख सकते हैं क्या कुछ था, सच्चाई है उस दिखाई उसमें या झूठ दिखाया है, आप इसकी रिसर्च करने के बाद पता लगेगा। लेकिन उसको नाम दिया गया था हर्षद मेहता का स्कैम। यहाँ पे वो स्कैम हुआ था, बहुत बड़ा घोटाला था वहाँ पे। यहाँ पे उन्हें बहुत तगड़ा घोटाला बता रहे थे यहाँ पे। और उसके बाद में 2008 में एक बार बहुत ज़्यादा मार्केट गिरी थी, देख सकते हैं आप यहाँ से लगभग 18,115 से सीधी यहाँ पे देखिए आधी चली गई थी, 9,000 8,000 चली गई थी, 8,900। यानी कि जिन्होंने लाख रुपए लगा रखे थे उनके 50,000 हो गए थे, इतना ये कंडीशन आ गई थी, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ से जब कोरोना स्टार्ट हुआ फरवरी मार्च में, तो भी मार्केट आधी गिर गई थी, यहाँ भी लोगों के पैसे आधे हो गए थे, समझ रहे ना आप। लेकिन देखिए शेयर मार्केट जब गिरता है तो एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन छोड़ता है आप लोगों के लिए। यहाँ पे जिस लोगों ने पैसे लगा दिए जब कीमत आधी आ गई थी, समझ रहे आप, जहाँ पे लोगों ने 30,000 कीमत आ गई थी, मान ली सेंसेक्स 30,000 पे था,
उस समय किसी ने पैसे लगाए और आज वो कितने पे, 52 के ऊपर, समझ रहे। और समय कितना हुआ है, लगभग साल हुआ है, लगभग साल भर हुआ है। तो तगड़ा ये नहीं कि, और यहाँ पे इन सालों में देखिए यहाँ से चला था ये 561 की वैल्यू से चला था, आज के दिन 86 से, और समय कैलकुलेट करते हैं तो 86, 90, 30 और 34 साल हुए हैं। 34-35 साल में 9,772% कीमत बढ़ गई है। 9,273% कीमत बढ़ गई है। पहले वैल्यू जो थी 561, उसकी 9,273% अगर करते हैं तब ये जाके वैल्यू आती है 52,000। ठीक है, जो आज के दिन सेंसेक्स चल रहा है। समझे, इसके दौरान बड़े बड़े घोटाले भी हो चुके, शेयर मार्केट गिर भी चुका बुरी तरह से, फिर भी इतना प्रॉफिट। लोग बोलते हैं शेयर मार्केट में पैसा डूब जाता है, डूब जाता है, डूब जाता है, डूब जाता है। वो उनका डूबता है जिनको दिल में संतुष्टि नहीं है, या फिर जो ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग का ऑप्शन, मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग होती है एक, ऑप्शन ट्रेडिंग का ऑप्शन आता है एक, ये बोल सकते हैं। तो ऑप्शन ट्रेडिंग जो करते हैं, या फिर जिनको गिरावट से डर लगता है शेयर मार्केट में, बुल और बियर का नाम सुना होगा, तो जिनको जो बियर होता है, बियर, उसका डर लगता है जिसको, देखिए बुल और बियर क्यों बोला गया है, जब गिरावट होती है तो उसको बियर बोला जाता है, बुल का मतलब होता है, क्योंकि जब बुल मारता है किसी चीज़ को तो ऊपर उछालता है उस चीज़ को, ठीक है, और जो बियर मारता है उसको नीचे दबाता है। तो इसलिए जब मार्केट गिरती है तो उसको बियर बोला जाता है, जब उठती है तो उसको बुल बोला जाता है। ठीक है, तो जब बियर मार्केट होती है तब लोगों के दिमाग में उलझने पैदा हो जाती हैं कि इस मार्केट गिर रही है बुरी तरह से, पैसे निकालने। जिसने लाख रुपए लगाए, मार्केट आधे पे आ गई, उसने 50,000 निकाल के बैठ गया, बोल दिया कि मेरा तो 50,000 का लॉस हो गया। भाई इंतजार कर, जब 50,000 का लॉस हुआ है तभी बेचना जरूरी है क्या उसको? इंतजार कर। शेयर मार्केट में कभी भी बंदा अगर इंतजार कर सकता है तो पैसे घटा के नहीं निकलेगा, पैसे बढ़ा के निकलेगा, ये रूल है। इंतजार करना पड़ता है। ठीक है, मार्केट ने जो अपना लास्ट हाई पीक बनाया है ना, उससे ऊपर जाएगी, ये नियम है मार्केट का। आप ये ग्राफ देख सकते हैं, उसने अपना लास्ट पीक तोड़ा है, हर बार तोड़ा है। देख सकते हैं कहाँ से स्टार्ट हुई थी, कैसे ऊपर ग्राफ बढ़ता गया है। ठीक है, तो भाई साहब मार्केट में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन संतुष्टि रखनी पड़ती है। और मैं बात कर रहा हूँ म्यूचुअल फंड की, मैं नहीं कहता कि आप शेयर मार्केट में पैसे लगाओ, आप म्यूचुअल फंड में पैसे दो। म्यूचुअल फंड क्या करता है कि लोगों से, मतलब बहुत सारे लोग इकट्ठा पैसा करते हैं, एक फंड बनाते हैं, एक मोटी एक अमाउंट जमा हो जाती है, और उसको फिर फंड मैनेजर क्या करता है, शेयर मार्केट में लगा देता है, और उनके जो प्रॉफिट होता है वो उसके यूनिट जितने उसके पास हैं उसके हिसाब से यूनिट प्राइस होता है उसमें, तो उसके हिसाब से उसको दे दिया जाता है। मतलब जिसने फंड में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा है उसको। तो वही सिस्टम है मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, कि आप मार्केट में सीधे इन्वेस्ट ना करके आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। मेरे को म्यूचुअल फंड क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे मैं समझाने जा रहा हूँ आपको एनुअल इंटरेस्ट रेट में कितने डालने वाला हूँ। म्यूचुअल फंड में जो एक्सपर्ट हैं वो भी कहते हैं कि कम से कम 15% इंटरेस्ट रेट तो मिल ही जाता है, अगर आप लंबे समय के लिए 10, 15, 20 साल के लिए अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको 15% कम से कम इंटरेस्ट रेट मिलेगा ही मिलेगा। ये समझाने के लिए मैं आपको शेयर मार्केट समझा रहा था, ये समझाने के लिए मैं आपको म्यूचुअल फंड दिखाने जा रहा हूँ कि आपको यकीन भी हो जाए कि हाँ ऐसा होता है। देखिए मैं आपको म्यूचुअल फंड मेरा दिखाता हूँ, मुझे इन्वेस्ट करते हुए लगभग साल भर हुआ है,
तो मैं वही आप लोगों को एक बार शेयर कर देता हूँ। ओके, स्टॉक में नहीं है, इन्वेस्ट इस म्यूचुअल फंड, हाँ ये देखिए, मैं वो आपको बता ना फीचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग, वो इसमें होती है। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क होता है, आपको नॉलेज भी होनी ज़रूरी होती है। चलिए म्यूचुअल फंड में चलते हैं। यहाँ पे आपको मैं इंटरेस्ट रेट मेरा दिखा देता हूँ। मैंने साल भर से इन्वेस्ट किया है और 41,000 इन्वेस्टमेंट हुई है मेरी। और मैंने एक साथ इन्वेस्ट नहीं किया, कभी 500 डाल दिए, कभी 1000 डाल दिए महीने में, कभी दो बार डाल दिए 500 करके, कभी 100 रुपये डाल दिए, कभी 2000 डाल दिए, कभी 5000 डाल दिए। इस प्रकार से जो मेरे को लगता था कि ये मेरे से एक्स्ट्रा खर्चा हो जाएगा, उस पैसे को, उस एक्स्ट्रा खर्चे को छोड़ के बचा के मैंने इसमें डाल दिए। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप मेरी बात। मैं एक मतलब बड़ा इन्वेस्टर के तौर पे इन्वेस्ट नहीं किया मैंने छोटी छोटी रकम यहाँ पे डाली और ये 41,000 मेरे पास जमा हो गए। और रिटर्न देखिए, एग्जैक्ट रिटर्न रेट मुझे कितने मिल रही है, 44%। 44% का मतलब है मुझे ब्याज मिल रहा है 24×48, 4 रुपये सैकड़े के लगभग, 4 से थोड़ा कम है लेकिन लगभग 4 रुपये सैकड़े के। अगर यहाँ पे 48% होता तो पूरा 4 रुपये सैकड़े के हिसाब से मुझे ब्याज मिल जाता है यहाँ पे। ठीक है, साल भर में मैंने 41,000 डाल के 17,200 रुपये का ब्याज ले लिया। 17,000 साल भर में, और एक साथ अमाउंट नहीं दी, छोटा छोटा 1,500 एक अमाउंट भी इकट्ठी हो गई और मेरे पास इंटरेस्ट भी अच्छा मिल गया। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो मैं आपको यही समझाने जा रहा हूँ कि जो म्यूचुअल फंड है वो शेयर मार्केट, शेयर बाजार के जोखिमों को अधीन है, ये सब मानते हैं, मैं भी बोलता हूँ, उसको ही ध्यान में रख के इसमें इन्वेस्ट किया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी, शेयर मार्केट के जोखिमों के बावजूद भी म्यूचुअल फंड हमें 15% कम से कम रिटर्न दे ही देता है। ये बात मैं आपको इतनी देर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रूफ भी दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, अगर आप 1 रुपये हर महीने म्यूचुअल फंड में डालते हो, 15% का आपको रिटर्न मिल जाता है, और तो 100 साल में आप अपने पोते के लिए ये रकम छोड़ के जा सकते हैं 1,201 रुपये जमा करके। ठीक है, रकम कितनी बनती है, 10,27,52,340 आप अपने पोते को दे के जा सकते हैं। सिर्फ 1 रुपये आपको अपने म्यूचुअल फंड अकाउंट में डालना है। समझे, टोटल रकम कितनी डालेंगे आप, 1,200 रुपये। इतने के तो आप कभी होटल में बैठते हैं तो रोटियां खा जाते हैं, इतने की तो। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, बड़ी रकम नहीं है। लेकिन ये रकम धीरे 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 अगर आप म्यूचुअल फंड में डालते हैं तो आप अपने पोते के लिए इतनी रकम इकट्ठा कर सकते हैं। ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं मैं। अगर मान लीजिए लॉस चला भी गया तो ये समझ लो 1,200 रुपये ही तो गए हैं। कितना रकम दे दिया आपने, मतलब जीरो हो गया, म्यूचुअल फंड खत्म हो गया। देखिए, म्यूचुअल फंड में क्यों बता रहा हूँ, मैं ये भी बता सकता था कि आप गांव में ब्याज पे दे दो, लेकिन फिर वहां पे क्या कंडीशन आती है कि म्याद गड़ जाती है, हिसाब करते रहना पड़ता है। हिसाब करने जाओगे तो वो आपको ब्याज ब्याज दे देगा, मूड फिर रख लेगा, फिर आगे चलता रहेगा, उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं लगता, फिर ब्याज पे ब्याज नहीं लगता। ठीक है, यहाँ पे ब्याज पे ब्याज लगता है और आपकी मेच्योरिटी अमाउंट ये हो जाती है। ठीक है, लेकिन म्यूचुअल फंड में सिक्योरिटी है कि हाँ, कि आपको 100 साल के बाद भी पैसे मिलेंगे। समझ रहे हैं ना अपनी बात को, 100 साल के बाद पैसे मिलेंगे, ये सिक्योरिटी है। आप गांव में किसी को पैसे देते हो, 100 साल के बाद पैसे मिलेंगे, नहीं मिलेंगे अगर आपने बीच में हिसाब नहीं किया तो। ठीक है, इसमें मिलेंगे, इसलिए मैं आपको म्यूचुअल फंड बता रहा हूँ। ठीक है, अगर लेकिन क्या होता है कि म्यूचुअल फंड में 1 रुपये से इन्वेस्टमेंट नहीं होती, कम से कम 500 रुपये से इन्वेस्टमेंट होती है। ठीक है, तो आपको 500 रुपये का आपने लमसम डिपॉजिट कर दिया और उसके बाद 500 रुपये की आपने EMI बना ली कि 500 रुपये हर महीने डालूंगा। अब कैलकुलेट करते हैं, 100 साल तक डालना है आपको। समझ रहे हैं आप, मतलब देखिए मैं क्या दिखा रहा हूँ आपको। आप चौंक मत जाइए, आप इस अमाउंट को रीड कीजिए बस। आप अपने पोते के लिए क्या दे के जाएंगे।
आपने 100 साल में म्यूचुअल फंड में कितने पैसे डाले, ये देखिए टोटल डिपॉजिट कितने की, आप वो देखिए पहले तो 6 लाख, 6 लाख रुपए आपने डिपॉजिट किए, 6 लाख। नॉट ए बिग अमाउंट, नॉट ए बिग अमाउंट। 6 लाख, 100 साल में 6 लाख रुपए देने कोई बड़ी बड़ी वो नहीं है, अमाउंट नहीं है। लेकिन 100 साल के बाद आपके जो वंश है उसको क्या मिला, ये देखिए आप, ये अमाउंट, ये रेड 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 देखिए। मैं काउंट करता हूँ। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। देख पा रहे हैं आप? 10 अरब, 10 अरब की तक ये चली गई है, यानी कि 51 अरब 37 करोड़ 61 लाख 70,218 रुपए आप दे के जाओगे अपने वंश को जब आप एक्सपायर हो जाओगे। एक्सपायर तो आप हो जाओगे 70 में ही, मैं 60-70 में हो जाओगे, 70 लेके चल रहा हूँ। लेकिन इस 70 के बाद में जो अमाउंट बनेगी उसको, उस अमाउंट को आप अपने पोते के का ये म्यूचुअल फंड अकाउंट ओपन करके उसमें डिपॉजिट कर दीजिएगा, और फिर पोते को बोलिएगा कि इसमें बेटा 500 रुपये जमा कर देगा, 100 साल के बाद वो निकाल लेगा। ठीक है, 100 साल के बाद उसको ये अमाउंट मिल जाएगी। समझ रहे आप? ये 2 पीढ़ियों में चलने वाली है, समझ रहे? इसमें ना तो इतना भारी बर्डन है 500 रुपये जमा करना कि भाई मेरा तो फिर फोकस इसके ऊपर ही हो गया सारा। भाई आप काम करते रहो, जो आपका बिजनेस आप कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, करते रहो। एक 500 रुपये, आप ये समझ लो कि मेरे को सैलरी 500 रुपये कम मिल रही है, समझ रहे ना? सैलरी ही 500 रुपये कम मिल रही है, आप ये सोच के चल लो, समझ रहे? और फिर लास्ट में आप अपना रिजल्ट देखना, ये रिजल्ट मिलने वाला है आपको। अगर मैं मेरा देखूं, अगर मैं मेरा देखूं तो मैंने 41,000 डिपॉजिट कर चुका हूं, थोड़े बहुत 100, 500, 400 कर करके। और अभी मैंने ईएमआई बनाई हुई है, डाल रहा हूँ। 3 म्यूचुअल फंड ले रखे हैं मैंने, 1,000 रुपये तीनों में जाते हैं, ज़्यादा अमाउंट नहीं डाल रहा मैं, 3,000 रुपये ही जाते हैं सिर्फ। 15% का मेरा 44% रिटर्न है। 44% मैंने अभी आपको दिखाया, लेकिन मैं मानते नहीं 44 का, हो सकता है आगे मार्केट पता नहीं कितना गिर जाए। बिल्कुल लॉस में लेके चल रहा हूँ, 44% मैं नहीं कट करता, 15% लेके चल रहा हूँ मैं। और 100 साल नहीं, मेरे को 30 साल ही रखने हैं बस। भाई साहब 1,96,00,000 रुपये हो जाते हैं। डिपॉजिट मैंने ये किए 11 लाख, समझ रहे आप? सिर्फ 30 साल में। अगर 30 साल के बाद की अगर मैं बात करूँ, मैं सोचूंगी मेरे को तो अपने पोते को दे के जाना है, 100 साल में निकालूंगा, तो भाई साहब उसकी तो, अब मैं क्लिक करते ही आप लोग समझ रहे हैं, काउंट से बाहर है ये। अगर ये 100 साल तक ये प्रोसेस चल दे तो काउंट से बाहर है मेरे। देखिए मैं एक बार ट्राई करता हूँ काउंट की, काउंटेबल तो है, ये नहीं कह रहा मैं, लेकिन ये रकम बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। चलिए काउंट करते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 3 खरब, 52 अरब, 88 करोड़, 9,32,435। लेकिन इसमें आपको 2 पीढ़ियों तक इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आपके जो वंशज हैं उनको एक बहुत बड़ी अमाउंट मिल जाएगी, बहुत बड़ी अमाउंट। तो भाई साहब इस वीडियो का पर्पस क्या था? आप लोगों को ये बताना कि कंपाउंडिंग की पावर क्या होती है, आप लोगों को ये समझाना कि भाई इन्वेस्ट करो, पैसे को अकाउंट में मत रखो। ठीक है, पैसे को अकाउंट में रखोगे
भाई साहब 4% का ब्याज मिलता है अकाउंट में। अगर ये काम मैं अकाउंट में करूं, यहाँ पे देखना कितना कितना भारी बदलाव आता है। देखिए ये ब्याज मिलेगा मेरे को अकाउंट में, ये ब्याज, ये टोटल अमाउंट जुड़ेगी मेरी, ये समझ रहे हैं आप मेरी बात को? कहाँ वो खरबों में, कहाँ ये 30 साल में मेरा क्या बन रहा था। देखिए 30 साल में मेरा क्या बन रहा था, 15% की रिटर्न लेके चल रहा था। 30 साल में मेरा बन रहा है 2 करोड़ के समथिंग। अगर मेरा ये पैसा मैं अकाउंट में जमा कराता रहा हूँ इस प्रकार से, 4% का रिटर्न मिलेगा। ये 2 करोड़ की जगह 21 लाख हो गई। कितना कितना लॉस है। मान लीजिए एफडी करवा दी, 5.1 का रेट चल रहा है एफडी का, बस 26 लाख हो गए। मान लीजिए मैंने पीपीएफ में जमा करा दी, ईपीएफ में 8.5, सबसे सिक्योर और सबसे ज़्यादा ब्याज सिक्योरिटी के साथ देने वाला सिस्टम है ये। तो भाई 51 लाख रुपए बनते हैं। लेकिन ये पैसे ही अगर मैं म्यूचुअल फंड में, जहाँ पे कम से कम इंटरेस्ट रेट 15% की होती है, वहाँ पे इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे यहाँ पे 4 गुना पैसे मिल जाते हैं। वही मैं कह रहा हूँ आप लोगों से कि एक बढ़िया ऑप्शन देख के इन्वेस्ट कीजिए। इन्वेस्ट के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि गोल्ड में इन्वेस्ट किया जाता है, ज़मीन खरीदी जाती है, वो भी एक इन्वेस्टमेंट होती है, और बहुत सी चीज़ें हैं इस प्रकार की जिनसे मतलब फिजिकल चीज़ें खरीद ली जाती हैं, वो इन्वेस्टमेंट ही हैं, जिनको बाद में बेचा जा सकता है कीमत बढ़ने के बाद, वो इन्वेस्टमेंट ही कहलाती हैं। लेकिन उन इन्वेस्टमेंट को करने के लिए, वहाँ पे पैसा लगाने के लिए आपके पास एक मोटा अमाउंट होना चाहिए। लेकिन मोटा अमाउंट आप लोगों के पास है नहीं, थोड़ा थोड़ा करके जमा करना है। थोड़ा थोड़ा करके जमा करने का सबसे अच्छा तरीका है कंपाउंडिंग। आप इस प्रकार से किसी सेफ जगह पे ब्याज के तौर पे पैसे दे रहे हैं, आप यहाँ पे ब्याज के तौर पे पैसे दे रहे हैं आप यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका एक लंबे समय में अच्छा अमाउंट इकट्ठा हो सकता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आप इस प्रकार की जगहों पे इन्वेस्ट जरूर करें। और म्यूचुअल फंड बाजार के जोखिमों के अधीन है, ये मैं भी कहता हूँ, लेकिन 15% का रिटर्न मैं आपको पूरा हिस्ट्री दिखा रहा हूँ कि जब जहाँ जो पीक पहले बनाई है, म्यूचुअल फंड ने बनाई हो या शेयर मार्केट ने बनाई हो, उससे ऊपर समय के साथ उससे ऊपर पीक जरूर बनाएगा वो। मतलब हाई ग्राफिकली पीक बता रहा हूँ मैं, चोटी बता रहा हूँ, तो उससे ऊपर जो पीक है वो जरूर बनाएगा, चाहे म्यूचुअल फंड हो चाहे शेयर मार्केट हो। कभी भी पैसा लेके मतलब पैसा डुबाएगा नहीं आपका। पैसा डूबने का आपका जगह बचता है फ्यूचर और ऑप्शन में, जहाँ पे ट्रेडिंग होती है। ट्रेडिंग आप कैसे भी कर सकते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग भी होती है, वहाँ पे पैसे आपके डूबने के चांसेस होते हैं। अगर डिलीवरी में शेयर भी आपने खरीद के डाल दिए और 20-25 साल के बाद देख रहे हैं, तो वो भी आपको एक अच्छा रिटर्न दे के जा सकते हैं। लेकिन वहाँ पे एक कंपनी अच्छी सिलेक्ट करनी पड़ती है कि ताकि आपको लगे कि हाँ ये कंपनी आगे जाके प्रॉफिट दे सकती है। ठीक है, उसमें थोड़ा सा नॉलेज भी होना ज़रूरी है। आपको कंपनी की बैकग्राउंड और कंपनी की सारी चीज़ें देखी जाती हैं। सारी कंपनी की पूरी डिटेल आपके पास होनी चाहिए कि ये कंपनी किस चीज़ की है और क्या कर सकती है आगे जाके, तो आपका वहाँ भी प्रॉफिट बन सकता है। लेकिन म्यूचुअल फंड क्या है कि वहाँ पे आप जो पैसा डालते हैं वो आपका पैसा एक कंपनी में ना लग के बहुत सारी कंपनियों में लगता है, तो वहाँ पे एक कंपनी डूब भी जाती है तो उससे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, आपका पैसा सेफ ही रहता है। म्यूचुअल फंड में कभी भी ज़्यादा लॉस की संभावना बहुत कम होती है। जब कोई बड़ा ही मार्केट में गिरावट आ रही है, मार्केट गिर रहा है बुरी तरीके से, पूरा ही मार्केट क्रैश कर रहा है, तो उस कंडीशन में म्यूचुअल फंड नीचे जा सकता है। लेकिन मार्केट क्रैश करके नीचे भी चला गया तो वहाँ से उठेगा, ये गारंटी होती है। क्योंकि आज अब तक का जो इतिहास कह रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ कि मार्केट उठता है और अपनी जो पहली पीक थी उससे ऊपर जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो यहाँ पे एक डर बना हुआ है भारत में लोगों के मन में, भारत के लोगों के मन में एक डर बना हुआ है कि शेयर मार्केट एक जुआ है। मैं जो है जब शेयर मार्केट की शुरुआत की थी तो लोगों ने मुझे भी ये मतलब जुए के तौर पे ही मतलब इन्होंने बोला था कि एक जुआ है, इसको मत खेलो, ये तो
पैसे ऐसे पैसे नहीं बनते। तो देखिए उनका कहना गलत था, जुआ नहीं है ये पूरा, मतलब यहाँ पे कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, कंपनियां अपना पूरा बिजनेस यहाँ पे कर रही हैं, यहाँ पे शेयर होल्डर हैं, उनके उनके हिस्सेदार, शेयर होल्डर हिस्सेदार बन जाते हैं। आप कंपनी के शेयर लेते हैं तो कंपनी के कुछ परसेंट, जितने आप अपने शेयर लिए कंपनी के, उतने परसेंट आप उसके हिस्सेदार बन जाते हैं। समझ रहे मेरी बात को? तो वही मैं आप लोगों से कहने चाह रहा हूँ कि ज़्यादा रिस्क नहीं है। आप अगर लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको लॉस नहीं होगा। मार्केट उठकर वापस आती है, अपनी पिछली पोजीशन से भी ऊपर जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इन्वेस्ट कीजिए, पैसे को कहीं लगाइए। पैसे रखे रखे नहीं बढ़ने वाले, रखे रखे पैसे उतने के उतने रहेंगे। अगर उसके ऊपर इंटरेस्ट लेना है, कहीं इन्वेस्ट कीजिए, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर दीजिए अगर आपको रिस्क लगता है। लेकिन रिस्क तो गोल्ड में भी है, उसका भी भाव उतरता चढ़ता रहता है, कभी गिर जाता है सोना, कभी बढ़ जाता है। ज़मीन ले लिया आपने, उसका भी भाव भाई गिरता ही रहता है, चढ़ता ही रहता है। समझे आप मेरी बात को? तो वहाँ भी रिस्क है। आप ये मत सोचना कि वो वहाँ पे जोखिम नहीं है, वहाँ पे भी जोखिम है। लेकिन जो शेयर मार्केट के प्रति लोगों के दिल में, भारत में जो डर बना दिया गया है, वो जो स्कैम हुए थे कुछ इस मतलब शेयर मार्केट में, उन्होंने ये डर उनके मन में बैठा दिया। वहाँ उस दौरान बहुत से लोगों ने अपना पैसा खोया था और लोगों ने फांसी खा ली थी, ऐसी मेरे को सुनने में मिला है। तो देखा है मैंने मूवी में। तो उस वजह से क्या हुआ कि लोगों के दिल में डर बैठ गया कि शेयर मार्केट अच्छा नहीं है। लेकिन आप विदेश में जाके देखोगे तो लगभग सभी लोगों के डीमेट अकाउंट मिलते हैं और मार्केट में वो पैसा लगाते हैं और म्यूचुअल फंड में वो पैसा लगाते हैं। यहाँ तक कि विदेशी लोग भारत के निफ्टी और सेंसेक्स में पैसा लगाते हैं, भारत के शेयर बाजार में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। समझे मेरी बात? तो और अभी लोग जिस प्रकार से जागरूक हो रहे हैं, तो पिछले जो 2020 की साल गई है उसमें लगभग 2.5 करोड़ नए डीमेट अकाउंट खुले हैं। ऐसा रिकॉर्ड मैंने न्यूज़ में पढ़ा था एक जगह, गूगल की जो न्यूज़ पेज आता है उसमें मैंने कहीं देखा था, लगभग 2.5 करोड़ के समथिंग था। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, लेकिन 2.5 करोड़ के समथिंग नए अकाउंट खुले हैं क्योंकि लोग जागरूक हो रहे हैं इस चीज़ के प्रति। तो आप इन्वेस्टमेंट कीजिए अच्छी जगह पे। आपका पैसा अगर आपको बढ़ाना है तो, और इस चीज़ में पता है कंपाउंडिंग में 2 चीज़ सबसे मेन मायने रखती हैं, सबसे मेन होती हैं। एक तो इंटरेस्ट रेट, आपको 1% इंटरेस्ट रेट भी आपके पैसे में बहुत बदलाव लेके आती है। और आपका टर्म, जो साल कितने के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको 1 साल भी आपके इन्वेस्टमेंट में बहुत बदलाव लेके आती है। असली गेम तो स्टार्ट होता है 30 साल के बाद। 30 साल के बाद जब पैसे कंपाउंड होना शुरू होते हैं ना, जब वो ब्याज पे ब्याज लगना शुरू होता है 30 साल के बाद, तब मज़ा आता है। 30 साल तक तो थोड़ा थोड़ा आपको दिखेगा भी नहीं, थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, तो इतना नहीं लगेगा आप लोगों को 30 साल तक। लेकिन जब 30 साल के बाद जो गियर डलता है ना, देखिए गाड़ी जब भी चलती है ना तो उसको फर्स्ट में चलाना पड़ता है, फिर सेकंड में चलाना पड़ता है, थर्ड में चलाना पड़ता है, फोर्थ में चलाना पड़ता है, फिफ्थ में, लास्ट में जाके फिफ्थ या सिक्स्थ गियर की गाड़ियाँ भी आ गई हैं कुछ। तो फिफ्थ या सिक्स्थ गियर जो है लास्ट में जाके लगता है ना, पहली सीधे ही फिफ्थ गियर में आप गाड़ी को तो नहीं उठा सकते ना। वही मैं बता रहा हूँ, 30 साल तक आपको ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं दिखेगा अपने इन्वेस्टमेंट में, लेकिन 30 साल के बाद जब गियर पकड़ता है ना, तब पैसे बढ़ने शुरू होते हैं। समझे मेरी बात को? तो आप छोटी अमाउंट इन्वेस्ट कीजिए। मैं आपको यही समझाने जा रहा था। इन्वेस्टमेंट हर आदमी के लिए बहुत ज़रूरी है। समझे मेरी बात? तो दोस्तों मेरे को आपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जानकारी कैसी लगी। कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में है वो बताइएगा। कहीं मेरे से कहीं गलती हुई है, जो मैंने गलत कुछ कह दिया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और आप मेरे को मेंशन भी करके मेरे को बताइए भीगा कि मैंने क्या कुछ गलत बोल दिया। हो सकता है कुछ गलत इन्फॉर्मेशन, गलत गाइडलाइन मैंने आपको दे दी हो। और मैं लास्ट में यही कहूँगा कि म्यूचुअल फंड
बाजार के जोखिमों के अधीन है, ये उसकी टैगलाइन भी है और ये मैं अब भी आप लोगों को कह रहा हूँ। तो मेरे कहने से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो और फिर बाद में कहो कि आपके कहने पे हमने इन्वेस्टमेंट किया था, तो वो उसके लिए मैं कोई जिम्मेवार नहीं हूँ। वो आप अपने अपने खुद के हिसाब से आप अपने विचार करके, अपना सोच समझ के, लोगों से पता करके, फैमिली से पता करके तब इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। आपको अच्छा लगे तो कीजिएगा, समझे मेरी बात। मेरे कहने से इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, बाद में ये नहीं सुनने को मिले कि आपके कहने पे इन्वेस्टमेंट की थी और ये हुआ, तो वो चीज़ के लिए मैं अभी मना कर रहा हूँ। तो दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद। अपने वीडियो का समापन करते हैं अभी। थैंक्स टू ऑल।